वीडियो को स्पॉन्सर किया है फैमिली सेफ ने, जिसकी वजह से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे और इस दुनिया में रख सकते हो प्रोटेक्टेड। इसके अंदर आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे फीचर्स है। जैसे यहाँ पे आता है आपको रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, जिसकी वजह से आप ध्यान रख सकते हो कि आपकी फैमिली जो है वो सेफ़ है या नहीं, और उनके फ़ोन का बैटरी परसेंटेज वगैरह कितना है। जियो फैंसी सेट कर सकते हो, और इसी तरीके से दोस्तों लोकेशन हिस्ट्री भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फैमिली सेफ को डाउनलोड इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। प्ले स्टोर ऐप स्टोर में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हो इसको डाउनलोड, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करने पे आपको मिलता है 3 दिन का फ्री ट्रायल। इसको बहुत ईजिली अपने किड्स के डिवाइसेस पे और अपने डिवाइस पे आप कर सकते हो सेटअप। और फैमिली सेफ का चल रहा है क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर, जिसमें आपको मिलता है फ्लैट 40% का डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड करके चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग लाने की कोशिश करते हैं ताकि इससे सबका बेनिफिट हो सके। तो इसके बाद दोस्तों हमारा संडे Q&A जो है आज का शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों मृदुल का। मृदुल पूछते हैं कि अगर हम कोई नया आईफोन खरीदते हैं और उसके बाद कोई एप्लीकेशन भी परचेज करते हैं ऐप स्टोर से, तो क्या जब हमारा आईफोन खराब हो जाता है और हमको रिप्लेस करके दूसरा आईफोन मिलता है, या फिर हम आईफोन को बेच देते हैं फ्यूचर में जाके, तो क्या वो एप्लीकेशन हमको फिर से री इंस्टॉल करने के लिए अगेन उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे या फिर नहीं देने पड़ेंगे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि जो लोग पुराने खिलाड़ी है, आईफोन यूजर्स है, वो लोग तो जानते हैं कि ये चीज़ का आंसर क्या है, लेकिन बहुत सारे नए आईफोन यूजर्स हमारे चैनल के जुड़े हैं, उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। बहुत सारे आईफोन यूजर्स जो है कोई एप्लीकेशन खरीदते नहीं, क्योंकि जनरली कोई एप्लीकेशन खरीदने की जरूरत नहीं होती है। चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सारी चीज़ें तो फ्री है, तो आपका काम फ्री में होते रहता है। मेरे फादर भी है आईफोन यूज़ करते हैं, घर के दूसरे मेंबर्स भी यूज़ करते हैं, उन्होंने कोई एप्लीकेशन खरीदा नहीं है क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती। मैं खरीदते रहता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत होती है। तो अगर आपको भी कभी खरीदने की बारी आई और आपके दिल में डाउट आया, तो ये आंसर आपके काम आएगा कि आपको एक बार परचेस करने के बाद फिर से उसको परचेस करने की जरूरत नहीं होती। वो आपके iCloud अकाउंट जो होता है, जिससे आप अपने आईफोन के अंदर लॉगिन करते हो, आपके ऐप स्टोर के अंदर लॉगिन करते हो, उसके जुड़ा होता है। तो अगेन एंड अगेन आपको उसको परचेस करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने उसको खरीद लिया तो वो एप्लीकेशन जो है आपका हो गया है। दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका हो जाता है, या फिर एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है, जो कि 1 साल में एक बार आपको रिन्यू करना पड़ता है। उसके आपको हर साल में जो है पैसे देने पड़ते हैं। दो टाइप का होता है, एक सब्सक्रिप्शन बेस और एक आउटराइट परचेज। तो आउटराइट परचेज में भी और सब्सक्रिप्शन बेस में भी आपको डबल से पैसे देने नहीं पड़ेंगे उसके लिए। इनफैक्ट एक अगर एप्लीकेशन अगर आप खरीद लेते हो और अपने फैमिली मेंबर्स के आईफोन को भी अपने आईफोन के iCloud अकाउंट से जोड़ते हो एज अ फैमिली, तो उनके आईफोन्स के ऊपर भी वो एप्लीकेशन फ्री में इंस्टॉल कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों भी इंपॉर्टेंट है। स्वप्निल पूछते हैं, मैं एक एंड्रॉइड का मिड रेंज वाला फोन इस्तेमाल करता हूं, 3000 mAh की बैटरी है, 2 साल हो गए उसको इस्तेमाल करते हुए। इनिशियली ये मुझे 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता था, लेकिन अभी जो है सिर्फ 2 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सिमिलर पैटर्न में अगर वो आईफोन 11 खरीदते हैं या आईफोन 12 खरीदते हैं, तो 4 साल में क्या उसकी बैटरी भी इस तरीके से डिग्रेड हो जाएगी या 1-2 साल में डिग्रेड हो जाएगी? उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? देखिए स्वप्निल, एक बात सिंपल सी समझ लीजिए, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे आईफोन हो, चाहे कोई लैपटॉप हो, जो बैटरी होती है रिचार्जेबल होती है, वो डिग्रेड होती है, वो डिप्लीट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, उसकी जो ताकत होती है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो कमज़ोर होती जाती है। जितने बार चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा, साइकिल बैटरी के बढ़ते जाएंगे, उतनी ही वो बैटरी जो है पुरानी होती जाएगी, बूढ़ी होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, और फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो उतना चार्ज होल्ड करके नहीं रख सकती। बैटरी का फंडा ऐसा ही है, बैटरी इस तरीके से ही काम करती है। तो चाहे आईफोन ले लो, चाहे एंड्रॉयड ले लो, चाहे मैकबुक ले लो, चाहे विंडोज़ का कोई लैपटॉप ले लो, आपकी बैटरी जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड होगी। आपको उसको रिप्लेस करना है, मतलब करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन भी बैटरी से रिलेटेड है दोस्तों। काफ़ी सारे नए आईफोन यूजर्स है, तो बैटरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। पंकज कुमार पूछते हैं, मुझे पता नहीं है पंकज भाई आप नए आईफोन यूजर है कि नहीं, मैंने तो आप बोलेंगे नबील भाई मैं पुराना आईफोन यूजर हूँ। एनीवेज, ये बोलते हैं जैसे गर्मी में आईफोन हीट होता है, उस वक्त बैटरी हेल्थ जो है कम हो जाती है, इस तरीके से सर्दी में भी बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से -2-3 डिग्रीज के अंदर आईफोन की बैटरी हेल्थ को कोई नुकसान पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा सर्दी में बैटरी हेल्थ डिक्रीज होती है या नहीं होती है? देखिए पंकज, गर्मी में तो बैटरी हेल्थ 100% आपकी डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि हीट जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है बैटरी का और बैटरी की हेल्थ का। हेल्थ मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, सिंपल भाषा के अंदर। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, आपको बैटरी बैकअप जो है वो बैटरी कम देगी, लेकिन बैटरी हेल्थ पे परमानेंट डैमेज उसका कुछ भी नहीं होता है। यानी कि अगर आपकी बैटरी हेल्थ 100 है, तो सर्दी की वजह से वो 98, 96, 95 नहीं होती है।
लेकिन अगर आपका फ़ोन रेगुलर डेज़ में यानी कि गर्मियों के मौसम में या फिर गर्मी नहीं बोलूँगा मैं, जो 25-30 डिग्री सेल्सियस वाले मौसम के अंदर जितना बैटरी बैकअप देता है, उससे कम बैटरी बैकअप आपको सर्दियों में देगा। जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतना कम बैटरी बैकअप आपको देगा पूरे दिन में। अगला क्वेश्चन है सिद्धू पाटिल का। ये लैपटॉप के बारे में जानना चाहते हैं कि इनको गेमिंग करना है, एनएफएल, जीटीए वगैरह कुछ सॉफ्टवेयर भी चलाने हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है। लेकिन इनका एक डाउट है कि विंडोज़ के साथ जाना चाहिए कि मैक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इनके फ्रेंड्स ने बोला कि मैकबुक पे आप हेवी गेम्स नहीं खेल सकते। आपके फ्रेंड्स ने बिल्कुल सही बोला है, मैकबुक्स जो है हेवी गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टास्क करना है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप जो है मैकबुक के लिए जाइए, बहुत ही फैंटास्टिक मशीन है। लेकिन अगर आपके दिमाग में गेमिंग वाला फैक्टर है तो विंडोज़ पीसी के लिए आप जाएंगे या विंडोज़ लैपटॉप के लिए जाएंगे, दैट विल बी अ बेटर डील फॉर यू। अगला क्वेश्चन है आरुष का। ये बोलते हैं आईफोन 11 का स्मार्ट बैटरी केस जो है उसके बारे में बताइए, नया आईफोन 11 लिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन का ये है कि 20 वॉट का चार्जर उन्होंने अलग से खरीदा है, क्योंकि आईफोन 11 का भी अभी चार्जर नहीं मिलता जो नया स्टॉक है उसके साथ। तो क्या 5 वॉट का चार्जर भी लेना चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपने बैटरी हेल्थ को ज़्यादा देर तक मेंटेन कर सकता हूँ। देखिए आईफोन 11 के लिए स्मार्ट बैटरी केस आता है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट 9-10,000 रुपीज़ का। तो आप सोचिए कि आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटरी कि आपको आईफोन 11 की बैटरी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उसके बावजूद आपको और 10,000 रुपये डाल के आपको एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ चाहिए। अगर आप घर में ही रहते हो, ऑफिस में रहते हो, तो मेरे ख्याल से आपको स्मार्ट बैटरी केस की ज़रूरत नहीं है। और स्मार्ट बैटरी केस जो है इतना भी स्मार्ट नहीं है, क्योंकि आपकी बैटरी हेल्थ जो है अच्छी खासी वो डिप्लीट कर देता है, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके फ़ोन को चार्ज करते रहता है। जब तक वो केस लगा रहेगा आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होता रहेगा। रही बात 20 वॉट की, 5 वॉट के चार्जर की, अगर आपने 20 वॉट का चार्जर ले लिया तो मेरे हिसाब से जो है उससे ही आप चार्ज करो, इतना टेंशन मत लो। अगर 5 वॉट का लेना है तो फिर अगेन एप्पल का आपको लेना पड़ेगा। तो नाइट टाइम में अगर आप चार्ज करते हो तो 5 वॉट के चार्जर पे लगा के आप सो सकते हो, तो वो स्लो चार्ज करेगा आराम से, आपका फ़ोन की बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। और दिन में आपको क्विक एक चार्ज चाहिए तो 20 वॉट के चार्जर से आप कर सकते हो चार्ज। लेकिन बैटरी केस जो आप बता रहे हो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा, आगे आपकी मर्जी, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। अगला क्वेश्चन है अजय राज राणा का। ये बोलते हैं एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम अगेन हाइड कर देता हूं यहां से, क्योंकि हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, किसी के ऊपर जो है नाम लेके तो हमको कीचड़ नहीं उछालना है। एक जनरल डिस्कशन है, एक यूट्यूब चैनल है, और वो एप्पल प्रोडक्ट्स को लाइक नहीं करते ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन आईफोन 12 वगैरह यूज़ करते हैं, एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उनको जो है एंड्रॉयड यूज़ करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है मेरा अगले क्यूएनए में आप लीजिए। देखिए एप्पल प्रोडक्ट जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं, बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। जिस यूट्यूब के चैनल की आपने बात की है, यूट्यूबर की बात की, मैंने उनका भी चैनल देखा, वो भी हमेशा बोलते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही मैं अपने वीडियोज़ बनाता हूँ, एप्पल प्रोडक्ट्स से ही मैं इतनी अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ आपको दे सकता हूँ, और एक बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस वो आपको देते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी के प्रोडक्ट्स आप पर्सनल यूज़ के लिए लेते हो, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स मैं भी लेता हूँ, लेकिन उसके बारे में क्रिटिसिज्म भी करता हूँ, उसके बारे में बुराई भी करता हूँ, जैसे एप्पल वॉच ऐसी मुझे पसंद नहीं आया, कुछ चीज़ों में पसंद नहीं आया तो मैंने उसकी बुराई भी की। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो बुराई भी करता हूँ। तो इस तरीके से हो सकता है कि उनके दिल में एंड्रॉयड के लिए ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, एंड्रॉयड को वो ज़्यादा वैल्यूएबल मनी समझते होंगे, तो इस वजह से वो एंड्रॉयड की तारीफ करते होंगे उनके सब्सक्राइबर्स के लिए। लेकिन क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं एप्पल का इकोसिस्टम, तो उनको वो प्रीमियम एक्सपीरियंस अपने लिए पसंद होगा, इस वजह से शायद वो आपको बोलते रहेंगे। तो हम किसी को इस तरीके से क्वेश्चन तो कर नहीं सकते कि आपको यही करना चाहिए वही करना चाहिए, क्योंकि उनका पैसा है, उनकी मर्जी है। आपको जो उनकी बातें अच्छी लगती है आप उनकी बातें लीजिए, जो नॉलेज उनसे मिलती है वो लीजिए, बाकी की चीजें जो है वो छोड़ने में ही भलाई है। अगला क्वेश्चन है आईफोन चोरी से रिलेटेड। विकी अरोरा का सवाल है कि मेरा आईफोन 10s मैक्स जो है वो चोरी हो गया था, मैंने उसको लॉस्ट मोड पर डाल दिया, लेकिन जो चोर है उसने शायद अभी तक उसको ऑन ही नहीं किया, तो अब क्या कर सकते हो बताइए। 15 दिसंबर को उनका फोन चोरी हो गया था। पहली बात तो विकी बहुत सॉरी आपके लॉस के लिए, बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि इतना महंगा फोन जो है चोरी हो जाना बहुत ही बुरा लगता है। रही बात लॉस्ट मोड की, देखिए तो विकी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लॉस्ट मोड ऑन करेंगे और अगर वो चोर नहीं है, अगर किसी के हाथ में फोन लग गया, उसने ऑन कर दिया, तो लॉस्ट मोड पे आपका नंबर वगैरह दिखाएगा, उससे वो आपको कांटेक्ट करके जो है आपका फोन लौटा सकता है। लेकिन अगर वो चोर है तो वो लॉस मोड के फ़ोन को या चोरी किए हुए फ़ोन को ऑन करके सिम कार्ड डालने की गलती नहीं करेगा, वो सीधा जाएगा और एक्सेसरीज़ का जो मार्केट होता है, स्पेयर पार्ट का मार्केट होता है आईफोन्स का, उन लोगों को आपका आईफोन बेच देगा, जिसको वो खोल के स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे उसका डिस्प्ले है, उसकी बॉडी है, उसके इंटरनल्स है, उसके बैटरी वगैरह है, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो जाएंगी और बहुत ही कचरे के दाम में आपका आईफोन बिक जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये सच्चाई है। अगला क्वेश्चन है पवन चौहान का। बोलते हैं आपने सेलबडी से यूएस वर्जन वाला आईफोन परचेस कैसे किया? परचेस ऐसे किया कि उनके पास वो चीज़ अवेलेबल थी, मैंने उनसे वो चीज़ मांगी नहीं थी। मैंने उनको बोला मुझे एक आईफोन 12 प्रो मैक्स लेना है, मैं उनके पास गया, मैंने उनको पैसे दिया, जब मैंने लिया तो मुझे पता लगा कि वो यूएस वर्जन है, तो मैं खुश हो गया उसमें, क्योंकि एक अच्छा वर्जन होता है यूएस वर्जन भी। हम यूएस वर्जन कैसे परचेस कर सकते हैं इंडिया के अंदर? देखिए कोई अगर रीसेलर है इंडिया के अंदर, कोई भी स्टोर है, चाहे सेल बडी हो या फिर आपके सिटी का कोई भी स्टोर हो, अगर उनके पास वो चीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो यूएस वर्जन वाला फ़ोन अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। लेकिन मेरा आपको सजेशन यही है कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो है हमारे वीडियोज़ भी देखते हैं, ये दुकानदार भी हमारे वीडियोस देखते हैं, उसके बाद जो है नबील भाई ने यूएस वर्जन की तारीफ कर दी, चलो यार इसका प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि आईफोन लवर्स हमारे चैनल के थ्रू ही कहीं ना कहीं जाते हैं
और वहाँ पे जाके वो लोग वो चीज़ डिमांड करते हैं। तो आप उसके लिए मत जाइए, इंडियन वर्जन भी लेंगे तो अच्छा है, दुबई वर्जन भी लेंगे तो अच्छा है, कोई भी वर्जन के लिए आप जा सकते हैं। तीसरा सवाल इनका ये है कि आईफोन के बॉक्स से कैसा पता चले कि कौन सा वर्जन है, यूएस का है या इंडिया का है या कहाँ का है। देखिए मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर बता दिया था कि जो मॉडल नंबर होता है आईफोन का, उसके एंड के जो नंबर्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उससे पता चल जाता है। जैसे यूएस का रहता है तो LLA रहता है, इंडिया का कुछ और रहता है, हांगकांग कुछ और रहता है, इससे आप पता कर सकते हो। लास्ट में बोलते हैं आईफोन 12 सीरीज का डिस्प्ले है उसका रेजोल्यूशन के बारे में बताइए कि फुल HD है, फुल HD प्लस है या क्वाड HD प्लस है। देखिए ये फुल HD प्लस से ज़्यादा है और क्वाड HD प्लस से थोड़ा सा कम है। क्वाड HD प्लस के नज़दीकी समझ लीजिए, लेकिन इसका जो विड्थ है क्योंकि नैरो है तो क्वाड HD प्लस से इसका रेजोल्यूशन मामूली सा कम है, क्वाड HD प्लस ही इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शालिंदर दंगवाल का। ये बोलते हैं अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं होते, यूट्यूबर नहीं होते, तो पहली बार आईफोन खरीदने जाते तो आप कौन सा आईफोन खरीदते? कि आईफोन 12 64 या 128 GB लेते, या फिर आईफोन 11 प्रो समझो फ्लिपकार्ट के ऊपर 512 GB वाला 79,000 में आ जाता है तो वो लेते? कंटेंट क्रिएटर की तरफ से मत सोचिए, एक कॉमन यूजर की तरफ से सोचिए। देखिए कॉमन यूजर भी होता है या कंटेंट क्रिएटर भी होता, सोच जो है मेरी वैसी ही रहती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आईफोन 12 जो है 128 GB वाला लेता, बहुत ही प्यारा बहुत अच्छा फ़ोन है, और आईफोन 11 प्रो वाला मैं नहीं लेता। अगर आईफोन 11 प्रो मैक्स की आप बात करते तो मैं आईफोन 11 प्रो मैक्स लेता, क्योंकि मुझे वो फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है, उसका साइज़, उसकी बैटरी, उसकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आईफोन 11 प्रो का जो साइज़ है वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। 5.8 इंचेस का वो फ़ोन है, मेरे लिए जो सबसे मिनिमम कंफर्टेबल साइज़ है एक आईफोन को इस्तेमाल करने के लिए वो है 6.1 इंचेस वाला, क्योंकि जो भी काम होते हैं वो उतने डिस्प्ले तो एटलीस्ट चाहिए मुझे जिससे मैं आसानी से अपने काम कर सकता हूँ। उसके अलावा कैमराज और 5G और नया चिपसेट, ये सारी चीज़ें तो है ही, और कुछ ना कुछ नए फीचर्स एप्पल नए वाले आईफोन में देता है जो पुराने आईफोन में नहीं देता है। इस वजह से मैं ऑलवेज नया लेटेस्ट आईफोन ही प्रेफर करता। अगला क्वेश्चन है हरिपादा कोले का। ये वेस्टर्न बैंगलोर के प्लांट में जो वायलेंस हुआ है, वर्कर्स के तरफ से तोड़ताड़ की गई, करोड़ों रुपए का एप्पल के प्लांट में नुकसान हो गया, उसके बारे में पूछते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं इसके बारे में तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, लेकिन ये जो इवेंट था इसके पीछे की सच्चाई यही थी कि एक्चुअल में वर्कर्स को सैलरी नहीं मिली थी जितना मुझे पता है, और टॉप मैनेजमेंट के भी कुछ लोगों को एप्पल ने सैक किया है, निकाल दिया है नौकरी से, ताकि ये प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व हो जाए और ये चीज़ रिपीट ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ कहीं होती नहीं है जनरली, और इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ भी होती है, कुछ ना कुछ बड़ी स्टोरी होती है और कुछ ना कुछ एक्चुअल स्टोरी होती है। डेफिनेटली लोग इंस्टिगेट किए जाते हैं, उनको भड़काया जाता है कि इस टाइप का एक्शन ले, इस टाइप का एक्शन नहीं लेना चाहिए था वर्कर्स ने, लेकिन हमारी जो कंट्री है अभी करेंटली उसमें जो लोग हैं वो काफ़ी सारे गरीब भी है, और हर महीने की सैलरी जो है उनके घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये चीज़ की वजह से इंसान जो है गुस्से में आ जाता है, और कोई चीज़ इतनी ज़्यादा लेवल तक नहीं होती तब तक उसको उतना गुस्सा भी नहीं आता है। तो दोनों हाथ से ताली बजी, एक हाथ से नहीं, लेकिन इसका नुकसान जो है कंपनी को होगा, एम्प्लॉयज़ को होगा, वर्कर्स को होगा, सब लोगों को होगा, मिला जुला के नुकसान होगा, या इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है हमारे गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए, वर्कर्स को भी ध्यान रखना चाहिए और कंपनीज को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक जॉइंट एफर्ट है जिसमें पूरे कंट्री का प्रोग्रेस जुड़ा हुआ है, और ऐसे बड़े बड़े कंपनीज जो है वो यहाँ पे और आना चाहिए, और हमारे कंट्री के अंदर अपने प्लांट सेटअप करना चाहिए। हम सबको उसके ज़रिए से एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए, एंथुजियास्ट का भी फायदा होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी फायदा होना चाहिए, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसका फायदा होना चाहिए। इसका ध्यान जो है सबको मिलकर रखना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे इसका कोई नुकसान होगा। ये जो प्रॉब्लम है इंटरनल मैटर है उनका, और उसको बहुत जल्दी वो लोग सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन है हु एम आई का। ये बोलते हैं कोई अच्छी लाइटनिंग केबल सजेस्ट कीजिए। अमेजॉन बेसिक्स की नाइलॉन ब्रेडेड लाइटनिंग केबल जो मैंने लिया था, लेकिन 3 महीने के बाद वो खराब हो गई। देखिए कोई भी लाइटनिंग केबल आप लेते हो उसके साथ 1 साल की वारंटी तो आती है, तो मेरे ख्याल से वारंटी में आपको उसको क्लेम कर लेना चाहिए, आपको रिप्लेसमेंट दे दिया जाएगा। रही बात कौन सी लाइटनिंग केबल आपको लेनी चाहिए, तो अमेजॉन पे जाइए और MFI सर्टिफाइड लाइटनिंग केबल डालिए, MFI लाइटनिंग केबल डालिए, जो भी आता है उसमें से कोई भी आप लेंगे तो आपके आईफोन के साथ वो अच्छे से कंपैटिबल होगी। मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड्स के MFI सर्टिफाइड लाइटनिंग केबल्स भी है, जिसमें अमेजॉन का है जो कि फैंटास्टिक तरीके से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। दूसरा एक टस्कर या टक्सर इस टाइप का कुछ नाम है, लेकिन वो भी MFI, मैंने वो फ्लिपकार्ट से लिया था। और तीसरा एक कोकोनट वाला है। तो जो भी अच्छे MFI वाले लाइटनिंग केबल होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग में से किसी को भी लेना है वहां से जाके परचेज कर सकता है। MFI मतलब मेड फॉर आईफोन होता है। अगला क्वेश्चन है मोहित का। ये बोलते हैं सर आपकी बियर्ड ग्रोथ कितनी अच्छी है, प्लीज बताइए हमें इसका राज क्या है। इसका राज है जेनेटिक्स, यानी कि जो जीन्स हमको मिलते हैं हमारे बाप दादा से वही उसका राज होता है। मैंने कोई स्पेशल चीज़ नहीं किया है, इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र या फिर कोई स्पेशल टाइप के बीज नहीं डाले जिसकी वजह से जो बियर्ड ग्रोथ है इस तरीके की हो गई है। तो आपकी भी अगर जेनेटिक्स वैसे होंगे तो नेचुरली बियर्ड ग्रोथ वैसी हो जाएगी। हर इंसान के अंदर जीन्स की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ होती है, कोई बहुत ज़्यादा टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, किसी की बॉडी जो है आसानी से बन जाती है, किसी की बॉडी डिफिकल्ट तरीके से बनती है, किसी के मसल्स जो है बिना एक्सरसाइज किए बने हुए रहते हैं। तो ये सारा खेल जो है ये हमारे जेनेटिक्स का होता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद शोएब शेख इनका नाम है। बोलते हैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, काफ़ी टाइम से नॉलेज मिलती है, थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई वॉन्ट टू नो कि गीक बेंच का स्कोर जो है ये क्या होता है, सिंगल
सिंगल कोर मल्टी कोर क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट जानना है और क्यों है। देखिए CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आईफोन में भी होता है, आपके मैकबुक में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। इसका परफॉर्मेंस जब आपको कंपेयर करना होता है, परफॉर्मेंस आप देख कैसे सकते हैं, ठीक है, आपने यूज़ किया फ़ोन, गेम वेम खेला तो हाँ सब कुछ अच्छे चल रहा है, सब सारी चीज़ें कर ली आपने, बहुत अच्छे चल रहा है तो आपको पता चलेगा परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन आपको परफॉर्मेंस को कंपेयर जब करना है, यानी कि आईफोन 12 प्रो मैक्स है उसको सैमसंग के नोट 20 अल्ट्रा से आपको कंपेयर करना है, तो किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे CPU के परफॉर्मेंस को। तो इसलिए ये बेंचमार्क जो है डेवलप किए जाते हैं, जहाँ पे CPU को एक टास्क दिया जाता है जो वो सारे फ़ोन्स के ऊपर एक साथ एक जैसे तरीके से करता है, तो कितने टाइम में वो टास्क पूरा होता है उससे उसका स्कोर जो है सामने निकल, जितना फास्ट वो टास्क पूरा करेगा उतना ज़्यादा जो है उसका स्कोर निकल के आएगा। इस तरीके से ये जो है Geekbench की मदद से या एंटूडी की मदद से फ़ोन्स के CPU को कंपेयर किया जाता है, परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। रही बात सिंगल कोर की, मल्टी कोर की, तो आप जानते ही है कि मल्टी कोर वाले CPU होते हैं आजकल, तो यहाँ पे सिंगल कोर का जो परफॉर्मेंस होता है वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका फ़ोन दूसरे फ़ोन के कंपैरिजन में उसका स्कोर ज़्यादा अगर है तो कितना फास्ट वो लाइट काम कर सकता है, यानी कि एप्लीकेशंस को ओपन करना, छोटे मोटे गेम्स ओपन करना, खेलना, ये कितनी आसानी से कर सकता है। और हैवी टास्क जो होते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन करना, हैवी गेम्स खेलना, हैवी गेम्स खोलना, ये सारी चीज़ें जो है मल्टी कोर का परफॉर्मेंस हमको बताता है। अगला क्वेश्चन है अक्षय जैन का, बोलते हैं एयरपॉड्स 2 उन्होंने उनके सिस्टर के लिए अमेजोन से मंगाया था, 1 महीने के बाद उन्होंने बॉक्स को ओपन किया, जब ओपन किया तो उनको पता चला कि उसके अंदर कोई फॉल्ट है। जब एप्पल स्टोर में दिखाया, सर्विस सेंटर में दिखाया, तो उन्होंने बताया कि ये डुप्लीकेट एयरपॉड्स है, तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। देखिए अमेजोन पे डुप्लीकेट एयरपॉड्स जितना मुझे पता है सेल नहीं होते हैं। अगर आपको आए हैं डुप्लीकेट एयरपॉड्स तो अमेजोन ने उसके तक इनवॉइस भेजा है, ये इनवॉइस जो है आप एप्पल स्टोर पे लेके जाइए, अपने एयरपॉड्स के साथ बताइए उनको। अगर वो बोलते हैं कि डुप्लीकेट है, क्योंकि इन लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, ऑनलाइन सेल्स जो चलते रहते हैं, इसकी वजह से इनको बहुत नुकसान होता है, इस वजह से जो मुंह में आए लोग बकते रहते हैं। तो अगर आपको उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं यार ये आपको क्लोन एयरपॉड्स दिया है, तो उनको बोलो कि गिव इट टू मी इन राइटिंग, कि ये सीरियल नंबर का ये जो प्रोडक्ट आप हमारे पास लेके आए थे, ये इनवॉइस नंबर वाला, ये जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फेक प्रोडक्ट है। जब वो लोग ये रिपोर्ट आपको बना के दे देंगे, वो रिपोर्ट के साथ आप अमेजोन के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए और वो लोग 100% आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट करके दे देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरजोत सिंह का, ये बोलते हैं आईफोन यूजर हूँ, एप्पल वॉच इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ट्राई करना चाहता हूँ, सीरीज 1 क्या सेलिब्रिटी से लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, अपना ओपिनियन दीजिए। देखिए हरजोत, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, सीरीज 3 के नीचे कोई भी वॉच आपको नहीं लेना चाहिए अगर आपके पास पैसे है तो। अगर पैसे का प्रॉब्लम है ओनली देन यू शुड गो फॉर सीरीज 1, सीरीज 2। वो भी सीरीज 1 तो बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, सीरीज 2 भी एक बार को ठीक है। वैसे तो मैं सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 0 कोई भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, सीरीज 3 के नीचे कोई गाड़ी रेकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं है कि आपका बजट क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आपको पता नहीं है कि एप्पल वॉच आपके कोई काम की है या नहीं, और आप बस एक्सपीरियंस के तौर पे 6-7 हज़ार 8 हज़ार डाल के एक सेकेंड हैंड एप्पल वॉच लेना चाहते हैं, इन दैट केस ये टाइप का डिसीजन लेना ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे है ठीक ठाक तो सीरीज 3 या उसके ऊपर वाली घड़ी लीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस देगी वो। अगला क्वेश्चन है प्रंशु का, ये बोलते हैं कि मैक मिनी M1 और मैकबुक एयर M1 में कौन सा बेटर है स्टडी के लिए, क्या आप मैक मिनी M1 का रिव्यू करेंगे। देखिए मैक मिनी M1 का रिव्यू करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि मैकबुक प्रो M1 मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है, मैकबुक एयर M1 कर लिया है, दोनों मेरे पास है। इनफैक्ट इंटेल वाला भी रखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड और वीडियोस लेके आऊँगा। लेकिन मैक मिनी का मेरा करने का कोई इरादा नहीं है फिलहाल। मैक मिनी तभी आपको लेना चाहिए जब आपका काम एक जगह पे बैठ के करने का है, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या सिर्फ घर में काम कर रहे हो। आप मैक मिनी को लेके जाके हर जगह साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए एक डिस्प्ले की ज़रूरत है। ट्रैवल करते वक्त, होटल में, हर जगह आप उसको साथ में ले जाके कोई काम नहीं कर पाएंगे, कॉलेज में काम नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी पर्पज़ के लिए मेरे हिसाब से मैकबुक एयर जो है वो फैंटास्टिक रहेगा। और जो मैक मिनी करता है वो मैकबुक्स भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल डिस्प्ले पे आपका जो मैक का पूरा सिस्टम है वो डिस्प्ले करना, तो आपका काम जो है बड़े डिस्प्ले पे आप कर सकते हैं। जब पोर्टेबिलिटी चाहिए तो पोर्टेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है समीर अहमद का, बोलते हैं जब भी iOS 14 पे आया हूँ, जब से मेरा आईफोन आया है, तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है हेडफोन्स लगाते ही कि शॉर्टकट्स ऑफन यूज्ड विद हेडफोन्स कनेक्टेड। ये क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपके फ़ोन में, आपके आईफोन में शॉर्टकट्स नाम का एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे इस टाइप का कोई शॉर्टकट बना होगा जो कि हर बार हेडफोन्स कनेक्ट करने पे ट्रिगर होता है, तो उसको वहां से डिलीट कर दो, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनदीप का, ये बोलते हैं वाईफाई शेयरिंग से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि सेकंड आईफोन यूजर कोई भी आता है नजदीक में और वाईफाई पासवर्ड चाहिए होता है, तो मेरा आईफोन 10R जो है उसे शेयर नहीं कर पाता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वाई, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये है कि जब मैंने वाईफाई शेयरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको साफ तौर पे कि आपको जिसके साथ वाईफाई पासवर्ड शेयर करना है वो बंदे का जो फोन नंबर है जो उसके iCloud अकाउंट से जुड़ा हुआ है, दैट शुड बी सेव्ड इन योर आईफोन एज अ कॉन्टैक्ट। क्योंकि ऐसा तो कोई भी आईफोन यूजर आ जाएगा और बाय मिस्टेक आप अपना वाईफाई का पासवर्ड उससे शेयर कर बैठेंगे, तो इस वजह से जो आपका एयर ड्रॉप है
आपका ब्लूटूथ वगैरह है वो तो ऑन रहना ही चाहिए, उसका भी रहना चाहिए, लेकिन उसका जो नंबर है आपके फ़ोन में एज अ कॉन्टैक्ट भी सेव रहना चाहिए। उस केस में ही वाईफाई पासवर्ड शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वरना अगर आपका ऑफिस है और आजू बाजू से कोई भी गुजर है, कोई भी पासवर्ड रिक्वेस्ट करेगा तो आप उसको शेयर कर बैठेंगे गलती से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुशिक मल्होत्रा का। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन स्टोर्स या एप्पल स्टोर में जो भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं उनको रिटर्न पॉलिसी में अगर रिटर्न किए जाते हैं तो एक्टिवेटेड हो जाते हैं फ़ोन्स, तो इनको कहाँ पे एप्पल बेचता है या दूसरे मैन्युफैक्चरर्स या दूसरे शॉप जो है वो बेचते हैं। देखिए, ये जो अभी तक प्रैक्टिस चल रही है इंडिया के अंदर वो ये है कि एप्पल स्टोर्स है या ऑनलाइन स्टोर है, ये लोग क्या कर रहे हैं अभी तक जो चल रही है उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो भी एक्टिवेटेड आईफोन्स या रिटर्न आईफोन्स होते हैं उसको बहुत सारे जो दूसरे सेलर्स होते हैं उनको बेच दिए जाते हैं जो ऑफलाइन मार्केट में होते हैं, जो कि नॉन एप्पल ऑथराइज्ड वाले होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि एप्पल अपना खुद का स्टोर लेके आ गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी वो रीफर्बिश्ड आईफोन्स और रीफर्बिश्ड दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स को बेचने का भी बिजनेस ऑनलाइन पे शुरू करेगा, जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है। तो ये अगर होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो लोग हर चीज़ हर पैरामीटर पे उसको चेक करते हैं, उसमें जो भी पार्ट रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है उसको रिप्लेस करके फिर से यहाँ पे जाके सेल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तौहीद का। बोलते हैं आईफोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, गंदे वीडियोज जो ओपन हो जाते हैं उससे कैसे बचे, और ऐसे साइट्स जो ओपन होते हैं वो ओपन ना हो, इससे कैसे बचे। देखिए तौहीद, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी हाउ टू ब्लॉक पॉर्न ऑन आईफोन करके एक वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर लीजिए। आगे नबील डाल दीजिए, जो यूट्यूब में आपको जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। वो वीडियो देखिए, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। सारी सेटिंग्स मैंने उसमें बताया आपको एक एक करके, तो एकदम क्लियरली आपको समझेगा कि किस तरीके से आपको एडल्ट साइट्स या जो साइट्स आप नहीं चाहते आपके आईफोन पे खुले उसको किस तरीके से हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यों। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।